हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं एकेएस इंजीनियरिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जाना था। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होती है, लोड क्या होते हैं, इन बारे में जाना था। हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या है, तो इन सभी चीजों को हमने पहले ही लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। उन वीडियोस को देखना चाहते हैं कृपया करके आई बटन में क्लिक कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मींस किसी भी मटेरियल में क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, किसी भी मटेरियल में कोई ना कोई इलास्टिसिटी होती है, कुछ ना कुछ प्लास्टिसिटी होती है, कुछ ना कुछ रिजिडिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, ब्रिटलनेस होती है। इन्हीं सभी को क्या कहा जाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो कुछ जानेंगे हम लोग, जैसे कि प्लास्टिसिटी, रिजिडिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस, हार्डनेस, मैलिबिलिटी, स्ट्रेंथ। तो ये कुछ हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं हमारी किसी भी मटेरियल की। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी जानते हैं कि एक्चुअल में इलास्टिसिटी क्या होती है। तो हेडिंग डालें इलास्टिसिटी। तो देखिए, इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण मटेरियल इलास्टिक डिफॉर्मेशन में जाता है। जिसके कारण क्या होता है, मटेरियल इलास्टिक डिफॉर्मेशन में जाता है। मींस क्या है इलास्टिक डिफॉर्मेशन का कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी भी बॉडी में लोड लगाएंगे तो लोड लगाने पर बॉडी में स्ट्रेनिंग होगी, परंतु जैसे ही हमने लोड को हटा दिया तो जो स्ट्रेन था वो टोटली क्या हो जा रहा है, रिकवर हो जा रहा है। तो वो किस प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं इलास्टिसिटी के, जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। तो मींस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण मटेरियल अपनी टोटल इलोंगेशन को रिकवर कर ले रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी कहा जाता है। तो अगर कोई भी मटेरियल 100% डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन को रिकवर कर ले रहा है तो उसको कहेंगे 100% इलास्टिक मटेरियल और दी आइडियल इलास्टिक मटेरियल। तो नेक्स्ट है आपका प्लास्टिसिटी। तो देखिए, प्लास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण मटेरियल में परमानेंट स्ट्रेन क्रिएट हो जा रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, प्लास्टिसिटी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जब भी हम बात करते हैं ट्यूब ड्राइंग की या प्रेसिंग की, तो उस दौरान हमें बॉडी में प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी काफी रिक्वायर्ड रहती है, क्योंकि हमें वहां पे कोई भी इलास्टिक रिकवरी रिक्वायर्ड नहीं रहती है। क्योंकि ये बॉडी है, अगर उसे आपने स्ट्रेन किया, जैसे कि मैंने ट्यूब ड्राइंग करनी है, तो ट्यूब ड्राइंग के दौरान अगर मैंने उसको ट्यूब में ड्रॉ कर रहा हूं तो वो क्या होगा कि ट्यूब में बने रहे। मींस ये ना हो कि अगर जैसी लोड हटा तो वो वापस क्या हो, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चले जाए। तो ट्यूब ड्राइंग होगी, एक्सट्रूडिंग होगी, इन सभी में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो कह सकते हैं कि प्लास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जा रहा है या फिर अपने डिफॉर्मेशन को रिकवर नहीं कर पा रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, प्लास्टिसिटी कहा जाता है। तो देखिए पॉइंट, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फोर्जिंग। फोर्जिंग में भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रेसिंग, ट्यूब ड्राइंग, एक्सट्रूडिंग एक्सेट्रा। तो इन सभी में क्या है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी, प्लास्टिसिटी। तो देखिए, अगर हम किसी भी डक्टाइल मटेरियल में प्लास्टिक लिमिट से मींस इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लोड लगा देते हैं तो कहेंगे कि जो हमारा डक्टाइल मटेरियल है वो प्लास्टिक फ्लो में मींस उसमें क्या हो रहा है, प्लास्टिक फ्लो क्रिएट हो रहा है। तो प्लास्टिसिटी सभी को क्लियर है, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण मटेरियल आपका इलोंगेशन या फिर स्ट्रेनिंग को रिकवर नहीं कर पा रहा है, उसी को क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट है आपका रिजिडिटी। तो देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें रिजिडिटी की, तो रिजिडिटी किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण मटेरियल में कोई भी डिफॉर्मेशन क्रिएट नहीं हो रहा। इनमें तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा था, इसमें रिकवर हो जा रहा था, इसमें रिकवर नहीं हो रहा था, परंतु रिजिडिटी में कोई भी डिफॉर्मेशन रिकवर नहीं हो पाता। तो इसको कह सकते हैं रिजिडिटी में नो डिफॉर्मेशन। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, दैट इज डक्टिलिटी। तो देखिए डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण मटेरियल को वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ किया जा सकता है या खींचा जा सकता है, उसी को क्या कहा जाता है, डक्टिलिटी कहा जाता है। तो कह सकते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल
ड्यू टू विच मटेरियल कैन बी ड्रॉन इन फॉर्म ऑफ वायर। तो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण मटेरियल को वायर की फॉर्म में ड्रॉ किया जा सकता है, उसी को क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी कहा जाता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, सुनार होते हैं, सुनार के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या करते हैं कि वो सोने की मींस गोल्ड की क्या करते हैं, बहुत बारीक बारीक तार बनाते हैं। तो उसमें बहुत सारे डाया दिए रहते हैं, तो उसमें क्या करता है, वो उसको खींचते रहता है, जिससे क्या होता है, उनके एरिया में रिडक्शन क्रिएट होता है। तो हम कह सकते हैं कि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपका एरिया में रिडक्शन क्रिएट होता है, तभी तो वो लॉन्गिट्यूडनली क्या हो पाएगा, स्ट्रेच हो पाएगा। अगर उसके एरिया में कमी नहीं आएगी तो लॉन्गिट्यूडनली कैसे स्ट्रेच होगा? तो लॉन्गिट्यूडनली जब भी स्ट्रेच होगा तो कैसा होगा आपका, उसके एरिया में क्या आएगा, डिक्रीमेंट आएगा। ये देखिए दूसरे पॉइंट में क्या कह सकते हैं कि डक्टिलिटी में अगर किसी भी मटेरियल में जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन है, पोस्ट इलास्टिक मींस इलास्टिक के बाद वाली जो स्ट्रेन है, अगर वो 5% से ज्यादा मिल रही है तो उसे कहेंगे हम लोग वो कैसा मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल। तो कह सकते हैं इफ पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज greater than 5%, then the material is called ductile material। तो उसी मटेरियल को क्या कहा जाएगा, डक्टाइल मटेरियल कहा जाएगा। अगर पोस्ट स्ट्रेन 5% से कम ज्यादा है तो उस मटेरियल को क्या कहा जाएगा, डक्टाइल मटेरियल। तो ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंडरगोस लार्ज प्लास्टिक deformation, undergoes large plastic deformation before failure। तो देखिए फेलियर से पहले जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनमें बहुत ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल एक इंडिकेशन देते हैं फेलियर होने से पहले। मींस एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि उनकी लेंथ में क्या आ रही है, लंबाई, मींस उनकी जो लंबाई है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मींस क्या कर रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं। तो डक्टाइल मटेरियल में फेलियर हमेशा कैसा होगा, जब वो इंडिकेशन देंगे उसके बाद फेलियर होगा। परंतु अगर हम बात करें ब्रिटल में, तो ब्रिटल में कोई भी इंडिकेशन नहीं होता है। तो देखिए इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे कि लेड है, माइल्ड स्टील एंड आपका कॉपर, ये सभी क्या है, जैसे कि गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ये सभी भी क्या देंगे, आपके डक्टाइल मटेरियल देंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस, तो देखिए ब्रिटलनेस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण मटेरियल वायर की फॉर्म में नहीं खिंच सकता है, फिर वायर में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, उसी को क्या कहा जाता है, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो लिख सकते हैं इसमें डेफिनेशन, इट इज a property of a material, it is a property of a material by which material cannot be drawn in form of। तो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण मटेरियल को वायर की फॉर्म में ड्रॉन नहीं किया जा सकता है, उसी को क्या कहता है, ब्रिटलनेस कहा जाता है। या दूसरे टर्म में देखिए क्या कह सकते हैं, इफ पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज less than 5%, then the material is called brittle material, then the material is called brittle material। तो अगर किसी भी मटेरियल में 5% से कम पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन है तो उन मटेरियल को क्या कहा जाएगा, ब्रिटल मटेरियल कहा जाएगा। या फिर कह सकते हैं, देखिए जैसे कि अगर हम बात करें डक्टाइल में, तो डक्टाइल में लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है बिफोर फेलियर। फेलियर से पहले आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। परंतु अगर हम बात करें ब्रिटल मटेरियल में, तो ब्रिटल मटेरियल में कोई भी लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो नहीं होने वाला। मींस क्या कह सकते हैं, अंडरगोस लेस और लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर। तो मींस बिफोर फेलियर मींस फेलियर से पहले बहुत ही कम क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये इंडिकेट नहीं कर पाएगा कि ये फेल होने वाला है। तो अगर हम बात करें ब्रिटल मटेरियल की, तो ब्रिटल मटेरियल में कोई भी इंडिकेशन नहीं होता है फेलियर का। परंतु अगर हम बात करें डक्टाइल मटेरियल में, तो डक्टाइल मटेरियल में इंडिकेशन होता है, वो बताते रहता है कि कितनी लंबाई बढ़ रही है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे फेल होगा। परंतु इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जैसी इलास्टिक लिमिट से आगे जाएगा, कुछ दूर बाद ये क्या हो जाएगा, एकदम से ब्रेक हो जाएगा। मींस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत ही कम देखने को मिल रही है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल्स, तो देखिए जो ऑर्डिनरी ग्लास है, ऑर्डिनरी ग्लास उसे एक आइडियल ब्रिटल मटेरियल कंसीडर किया जाता है। कैसा है, एक आइडियल ब्रिटल मटेरियल।
तो ऑर्डिनरी ग्लास क्या है? आइडियल ब्रिटल मटेरियल। जैसे कि आपका क्या हो गया एग्जांपल में, कंक्रीट, कास्ट आयरन, सिरेमिक, ये सभी क्या है हमारे ब्रिटल मटेरियल है। परंतु अगर आपसे पूछा जाए कि लगभग जो आइडियल ब्रिटल मटेरियल है कौन सा है, तो ऑर्डिनरी ग्लास इज द आइडियल ब्रिटल मटेरियल। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। देखिए मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण मटेरियल शीट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसके कारण मटेरियल को शीट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। मींस कंप्रेसिव फोर्स लगाने के बाद उसे शीट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये नहीं कि आपने उसे पिघलाया और एक शीट के सांचे में डाल दिया तो आपने बोला इसकी मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। तो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण मटेरियल में कंप्रेसिव लोड लगाने के बाद मटेरियल को शीट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसी को क्या कहा जाता है? मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कहेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी of a material by which compressed in form of sheet। देखिए मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच द मटेरियल कैन बी कंप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ शीट। मींस अगर उसमें कंप्रेसिव लोड लगाया जाए तो वह एक शीट की फॉर्म में कंप्रेस हो जाए, तो उसी को क्या कहा जाता है? मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें जितने भी हमारे मैलिएबल मटेरियल होते हैं वो एक्चुअल में जितने भी हमारे डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो सभी मैलिएबल मटेरियल होते हैं। परंतु अगर हम बात करें जितने भी मैलिएबल मटेरियल हैं वो सभी डक्टाइल नहीं हो सकते। तो इस पॉइंट को लिख लेंगे, ऑल डक्टाइल मटेरियल्स आर मैलिएबल मटेरियल बट all malleable material are not ductile। तो सभी malleable material ductile material नहीं हो सकते हैं, बट all malleable material are not ductile material। तो सभी ductile material malleable होंगे परंतु सभी malleable material ductile होने वाले नहीं हैं। तो इसके एग्जांपल क्या देखें समझिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्लास भी क्या है? हमारा एक malleable material है। गोल्ड, सिल्वर, माइल्ड स्टील, तो जितने भी हमने डक्टाइल मटेरियल देखे थे वो सभी क्या दिख रहे हैं हमें यहाँ पे? मैलिएबल मटेरियल दिख रहे हैं। परंतु ग्लास को अगर बात की जाए तो ग्लास डक्टाइल मटेरियल नहीं है। तो ग्लास क्या है? हमारा ब्रिटल मटेरियल है, परंतु ये मैलिएबल मटेरियल तो है। ठीक है, अब देखिए मैलिएबिलिटी के दौरान, मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के दौरान प्लास्टिसिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगे? प्लास्टिक मटेरियल्स भी होंगे, क्योंकि हमें वहां पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी क्रिएट करना है। तो देखिए पॉइंट लिखेंगे, मैलिएबल मटेरियल possesses high degree of plasticity but not great strength। तो देखिए क्या बोल रहा है? मैलिएबल मटेरियल पोजेसेस हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिक, मतलब उनमें क्या होनी चाहिए? हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, तभी तो वो शीट की फॉर्म में क्या हो सकेगा? कंप्रेस हो सकेगा। मतलब अगर आपने उसमें कंप्रेशन फोर्स लगाया है तो वो तभी तो क्या करेगा? शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकेगा, अगर उसकी हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी है। अगर उसमें कुछ ना कुछ क्या होगी? आपकी इलास्टिसिटी होगी तो क्या होगी? शीट क्या हो जाएगी? वापस अपने ही पोजीशन में आने लगेगी। तो उसमें क्या चाहिए? हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी बट नॉट ग्रेट स्ट्रेंथ। परंतु वहां पे क्या है? ग्रेट स्ट्रेंथ नहीं भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी मैलिएबिलिटी हमने कंप्लीट कर ली। तो देखिए दो हमारी, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी और हार्डनेस टफनेस है ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी को भी ऐड कर लेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। देखिए हार्डनेस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण मटेरियल आइडेंटेशन, पेनिट्रेशन और स्क्रैचेस का विरोध करती है। आइडेंटेशन मतलब किसी भी सरफेस में आइडेंटिटी का बनना। जैसे कि मैंने एक कील ली और यहाँ पे मार दी, अगर यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई मींस इसकी हार्डनेस क्या कम। अगर यहीं पे मेटल होता तो इतनी जल्दी आइडेंटिटी बनने वाली थी, तो यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रही। वहीं पे दूसरी बात करें हम स्क्रैचेस की, तो अगर हम इसमें स्क्रैचेस लगाएं तो इसमें स्क्रैचेस नहीं लग रहे, तो मींस इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मींस हार्डनेस जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? ज्यादा है।
या फिर पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है थ्रू थ्रू होल, मींस पूरा आर पार अगर होल करना है, जैसे कि इसमें अगर हमने कील ठोकनी है तो इसमें तो चली जाएगी, परंतु अगर ये क्या होगा मेटल होता तो मेटल में यहाँ पे कील जाने वाली नहीं होती, तो मींस उसकी हार्डनेस क्या ज्यादा है। तो देखिए एक्चुअल में जो हार्डनेस है वो एक सरफेस की प्रॉपर्टी है, तो इसको पॉइंट बना के लिखते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस। ये क्या है, सरफेस की प्रॉपर्टी है। दूसरा पॉइंट, तो मटेरियल क्या रेजिस्ट कर रहा है, मटेरियल रेजिस्ट्स आइडेंटिशन, पेनिट्रेशन एंड स्क्रैच। तो आइडेंटिशन, पेनिट्रेशन और स्क्रैचेस को जो विरोध करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को क्या कहा जाता है, हार्डनेस कहा जाता है। ये नहीं कि खाली आपने स्क्रैचेस बोल दिया। तो तीनों ही वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिशन, पेनिट्रेशन और स्क्रैचेस। अब देखिए जो हार्डनेस होती है, हार्डनेस के लिए टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि विकरमैन टेस्ट और रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, ब्रिनल टेस्ट। तो ये क्या है, हार्डनेस टेस्ट है। तो कुछ हार्डनेस टेस्ट हम लोग लिख लेते हैं, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, विकर्समैन हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, तो ये क्या है, कुछ हमारे हार्डनेस टेस्ट हैं जिनकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बॉडी की सरफेस की हार्डनेस को फाइंड आउट करते हैं। देखिए हार्डनेस को मैंने बोला सरफेस की प्रॉपर्टी इसलिए, देखिए अगर ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर मैंने मान लो कि मेटल की शीट लगा दी, तो ये बोर्ड तो अंदर से क्या लकड़ी का बना है, परंतु बाहर से तो क्या है, इसमें मेटल की शीट है, तो इसकी बाहर की हार्डनेस तो सही है, परंतु अगर अंदर देखे तो अंदर तो क्या है, सॉफ्ट है ना। तो अगर मैं इसकी सरफेस में क्या कर दूं, हार्डनेस क्रिएट कर दूं, तो उससे क्या होगा कि इसकी खाली सरफेस में हार्डनेस क्रिएट होगी, ना कि इसके अंदर पे हार्डनेस में चेंजेस आएंगे। अंदर तो मटेरियल सेम ही रहेगा, परंतु इसकी जो सरफेस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो हार्डनेस बढ़ाने के लिए बहुत सारे आपके हीट ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जैसे कि कार्बोराइजिंग है, नाइट्राइडिंग है, साइनाइडिंग है। तो ये सभी क्या करते हैं हम लोग हार्डनेस बढ़ाने के लिए, फ्लेम इंडक्शन हार्डनिंग है या आपकी इंडक्शन हार्डनिंग है। तो ये बहुत सारी हार्डनेस हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। तो इन्हें हम लोग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में समझेंगे काफी अच्छे से। तो हार्डनेस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण मटेरियल आइडेंटिशन, पेनिट्रेशन और स्क्रैचेस का विरोध कर रही है, उसी को क्या कहा जाता है, हार्डनेस कहा जाता है। तो नेक्स्ट है आपका टफनेस। इसी में देख लेते हैं टफनेस। तो देखिए टफनेस किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण मटेरियल शॉक लोड्स या इंपैक्ट लोड को सहन करता है, उसी को क्या कहा जाता है, टफनेस कहा जाता है। तो कह सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी of a material, it is the property of a material by which material resist impact or sudden load। इम्पैक्ट या सडन लोड को सहन करने की जो क्षमता देती है उसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है, टफनेस कहा जाता है। या फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि टफनेस क्या है, कि टफनेस मींस स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट, सॉरी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, उसी को क्या कहा जाता है, टफनेस कहा जाता है। मतलब फ्रैक्चर पॉइंट तक बॉडी में कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है, उसी को क्या कहा जा रहा है, टफनेस कहा जा रहा है। अब देखिए जो टफनेस है, टफनेस को जानने के लिए टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि बेंड टेस्ट, आइजोट टेस्ट, 4P टेस्ट। तो 3 टाइप के टेस्ट होंगे इसमें भी। कौन कौन से, आइजोट टेस्ट, 4P टेस्ट और बेंड टेस्ट। तो ये सब टफनेस को जानने के लिए टेस्ट होते हैं, आइजोट, 4P। देखिए क्या होता है अंतर, आइजोट में जो हमारा स्पेसिमेन होता है जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं, टफनेस जान रहे हैं, वो वर्टिकली रखा जाता है और 4P में हॉरिजॉन्टली रखा जाता है। तो ये क्या है, 4P और आइजोट में एक अंतर है, इसमें वर्टिकली रखा जाएगा, इसमें हॉरिजॉन्टली रखा जाएगा। तो होप आपको टफनेस भी क्लियर है, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण मटेरियल इंपैक्ट या सडन लोड को भी विथस्टैंड करता है, उसी को क्या कहा जाता है, टफनेस कहा जाता है। नेक्स्ट आपका फ्लेक्सिबिलिटी। तो
देखिए फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण मटेरियल को आर्क की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसी को क्या कहा जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। जैसे कि मान लिया मटेरियल है, इस मटेरियल को मैंने क्या किया, एक आर्क की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या कहूंगा कि इस मटेरियल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या है, अच्छी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by which material can be converted in form of arc। तो हमने क्या करना है, मटेरियल को आर्क की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, अगर वो हो जा रहा है तो बोलेंगे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, अगर नहीं हो पा रहा है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, बेकार है। तो नेक्स्ट है आपकी स्ट्रेंथ। तो देखिए स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण मटेरियल रेजिस्ट करता है फ्रैक्चर को, उसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो लिखेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच मटेरियल रेजिस्ट फ्रैक्चर, जिसके कारण मटेरियल फ्रैक्चर या फेलियर को रेजिस्ट करता है, उसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमारा कंप्लीट होता है। तो कुछ मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स के ग्राफ को जानते हैं। तो सबके लिए हमने क्या करना है, सिग्मा और एप्सिलॉन ग्राफ को ड्रॉ करना है। अब क्या क्या मटेरियल है, जैसे कि पहले आपसे बोले आइडियल इलास्टिक मटेरियल, तो आइडियल इलास्टिक मींस उसमें क्या होगा कि लोड लगाएंगे तो आपका एलोंगेशन होगा और लोड हटाने में एलोंगेशन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनने वाला है। मींस लोड लगा रहे हैं, हट जा रहा है, लोड लगा रहे हैं, एलोंगेशन हो रहा है, परंतु लोड हट रहा है तो एलोंगेशन हट जा रहा है। फिर आपका अगर आपसे पूछे आइडियल रिजिड, तो ये क्या था, आइडियल इलास्टिक। अगर आपसे पूछे आइडियल रिजिड का ग्राफ कैसा होता है, तो क्या रिजिड में कोई भी डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा, तो वहां पे नो डिफॉर्मेशन मतलब स्ट्रेनिंग जीरो, तो ये डायरेक्टली क्या होगा, खाली स्ट्रेस होगी, और जैसी ज्यादा स्ट्रेस होगी तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये किसका है, आइडियल रिजिड का है। फिर उसके बाद है आपका आइडियल प्लास्टिक। आइडियल प्लास्टिक विदाउट स्ट्रेन हार्डनिंग की बात करें, विदाउट स्ट्रेन हार्डनिंग, तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपने जाना हुआ है स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होती है, तो कृपया करके आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब देखिए आइडियल प्लास्टिक विदाउट स्ट्रेन हार्डनिंग। आइडियल प्लास्टिक की बात करें तो उसमें भी क्या होगी, स्ट्रेनिंग नहीं होगी कुछ दूर तक। फिर उसके बाद क्या होगी, उसकी स्ट्रेन में हार्डनिंग, सॉरी विदाउट स्ट्रेन हार्डनिंग है तो कैसा होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। मींस इसमें कोई भी स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं है, डायरेक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, उसके बाद क्या होगी, यहाँ पे स्ट्रेनिंग क्रिएट होगी। फिर यहाँ पे देखो आइडियल रिजिड में क्या है, ये स्ट्रेस डेवलप हो रही है और इसी पॉइंट पे ब्रेक हो जा रहा है, यहाँ पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, परंतु यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, आपका स्ट्रेनिंग क्रिएट हो रही है। फिर आपका अगर आपसे पूछे आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड को भी यहां पर ले लेते हैं सिग्मा एप्सिलॉन का। तो आइडियल फ्लूइड में क्या कोई स्ट्रेस डेवलप होगी, तो वहां पे कोई भी स्ट्रेस नहीं डेवलप होगी, डायरेक्टली क्या होगी, स्ट्रेन होगी। तो ये क्या है, आइडियल फ्लूइड का ग्राफ, क्या आइडियल फ्लूइड। अब देखिए अगर आपसे पूछे इलास्टोप्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक विदाउट स्ट्रेन हार्डनिंग, इलास्टोप्लास्टिक मींस इलास्टोप्लास्टिक विदाउट स्ट्रेन हार्डनिंग, ये क्या है, इलास्टोप्लास्टिक विदाउट स्ट्रेन हार्डनिंग।
अगर आपसे पूछे इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग और आइडियल प्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, तो हम दो केसेस देख लेते हैं फिर। इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, तो ये क्या हो गया इलास्टिक, और विद स्ट्रेन हार्डनिंग मींस ये कर्व ऐसे जाने वाला, तो ये क्या हो गया इलास्टो प्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। अगर देखो आपसे पूछता आइडियल प्लास्टिक विदाउट विद स्ट्रेन हार्डनिंग, अभी नेक्स्ट हो जाएगा विद स्ट्रेन हार्डनिंग, तो क्या होगा देखो इस ग्राफ में चेंजेस क्या आएंगे कि ये जो ग्राफ है वो ऐसे। तो होप आपको ये ग्राफ्स क्लियर होंगे सभी ग्राफ, और साथ ही साथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल भी आपको क्लियर होगा कि डक्टिलिटी क्या है, मैलिएबिलिटी क्या है, ब्रिटलनेस क्या है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, रिजिडिटी और आपका टफनेस, हार्डनेस किन से जाना जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको इस लेक्चर से कोई भी डाउट आ रहा है तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, जिससे हम लोग उसका सॉल्यूशन कर पाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।